नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नेता नगरी में आज का दूसरा विषय है असम मदरसा विवाद, सरकार का फैसला। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं इंडिया टुडे के डिप्टी एडिटर कौशिक डेका। कौशिक ने बाबा रामदेव पर एक किताब भी लिखी है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ एक रीडर के तौर पर कि कौशिक नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स पर भी एक मुकम्मल किताब लिखें। हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण भारतीय राज्यों में अब नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को लेकर उत्सुकता है, लेकिन ऐसा मटेरियल नहीं मिल पाता जो उनकी समझ को विकसित करे। एक रजत सेठी और शुभ्रास्ता की किताब है लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट, उससे थोड़ी सी समझ बनती है। कभी स्निग्धेंदु की किताब आई है वेस्ट बंगाल की बीजेपी पॉलिटिक्स पर, या उसके पहले डोला बनर्जी की, मेरे ख्याल से ममता बनर्जी की बायोग्राफी वो आई है। सो कौशिक, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट बुक ऑन नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स? देखिए, क्योंकि मैं वहां से आता हूँ, मैं उस जगह को जानता हूँ, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है ऐसे बात सोचने को पर भी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स, जब हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, 7 स्टेट्स को हम इकट्ठे कहते हैं, तो हर स्टेट का पॉलिटिक्स अलग अलग है। 7 किताबों की एक सीरीज आ सकती है। हाँ, और 7 किताब लिखने के लिए जितना समय और एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस से भी ज्यादा समय चाहिए, वो अभी मेरे पास है नहीं। आप भी इंडिया टुडे ग्रुप में काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, और हमारे समय कैसे जाते हैं आपको पता है। 24 घंटा भी हमारे लिए कम पड़ते हैं काम के लिए, तो किताब अभी सोच भी नहीं सकता हूँ मैं ऐसे। बट हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है कभी लिख लूं। विषय पर आते हैं। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने और उनके मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके हवाले से ये फैसला आता है कि सरकारी खर्च पर चलने वाले मदरसे या तो रेगुलर कर दिए जाएंगे, स्कूल में बदले जाएंगे, या फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। संस्कृत स्कूलों के साथ भी ये होगा। उनका स्पष्ट कहना है कि, मैं उनको वर्बेटम कोट करता हूं, किसी भी धार्मिक शिक्षा वाले संस्थान को सरकारी फंड से संचालित नहीं किया जाएगा। हम प्राइवेट मदरसों के संचालन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनका कहना है कि ये सरकार का काम नहीं है स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देना। ये तो राजदीप जी बढ़िया फैसला है, इस पर क्या समस्या होनी चाहिए किसी को? देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हर चीज में होती है कि आपने ये फैसला जिस तरह से लिया है, उससे लगता है कि चुनाव के 6 महीने रह गए हैं। अब असम में चुनाव है अप्रैल अगले महीने में, तो चुनाव के मद्देनजर आप ये फैसला लें। आपकी सरकार 5 साल से चल रही है। अब चुनाव आते आते जैसे ये खबरें आती है कि AUDF, जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, वो जुड़ रही है कांग्रेस के साथ, एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है, तब आप कहते हैं कि हम अब लव जिहाद की बात भी होती है, मदरसा की बात होती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप ये सब कर रहे हैं क्योंकि आप केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। आपको लगता है डोंट फंड स्टेट फंडेड मदरसा मत करिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। जैसे हज की बात है, मैंने तो कई सालों से कहा है कि हज का पैसा शुड गो टू पुअर मुस्लिम, जो गरीब मुसलमान है उसके लिए होना चाहिए। लेकिन बेनिफिट्स हैव गॉन टू डिफरेंट पीपल ओवर द इयर्स। वो भी एक तरह से इट बिकेम अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर सम। ये कोई मदरसा एजुकेशन इज नॉट अबाउट अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिम अपीजमेंट। आप सबको एक सेक्युलर एजुकेशन दीजिए, नो प्रॉब्लम, प्लीज सबको। आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स पे वो वही पैसा डालिए, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। मेरा कहना है ये चुनाव के पहले आपको ये बात कैसे आ गई? राजदीप जी, अगर कोई फैसला सही है तो वो किसी भी वक्त लिया जा सकता है। चुनाव के पहले चुनाव, एक बात बताइए, चुनाव के 6 महीने पहले भी तो सरकार चली रही ना, तो 6 महीने पहले फैसले करने बंद कर दें। जी कौशिक जी, कुछ मैं इस पे बताता हूँ। पहले तो ये गलत है कि ये फैसला अभी लिया गया है। ये इस फैसले के एग्जीक्यूशन नवंबर 1 तारीख से होने जा रहा है। ये फैसला बजट में ही लिया गया था। और मैं 2 तरह से बात करूंगा। एक तो इस फैसले को हमें 3 तरह से देखना पड़ेगा।
पहला इसके तात्विक जो थियोरेटिकल बातें हैं, जो आपने भी कहा कि अगर सिर्फ फैसले को फैसले की तरह देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। हालांकि ऐसे हर स्टेट को करना चाहिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान को स्टेट क्यों स्पॉन्सर करे, बिल्कुल ये थियोरेटिकली बहुत ही करेक्ट है। दूसरी बात आते हैं किसने ये फैसला लिया। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी के नाम आते हैं, लेकिन इस फैसले के पीछे जो व्यक्ति है, जो इस फैसले के बारे में काफी दिनों से बोल रहे हैं, वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। तो दूसरी बात आएंगे किसने ये फैसला लिया। और तीसरी बात जो राजीव जी ने कहा है कि समय, किस समय ये फैसला लिया गया। अब मैं कुछ साल पहले की तरफ ले जाता हूँ। जब ये सरकार आए, सोनोवाल जी की सरकार आए, इसके बाद ही कुछ एक साल के अंदर अंदर ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और घोषणा किया था कि जितने भी ये मदरसा है वो क्यों फ्राइडे को बंद रहेंगे। जो सरकारी मदरसा है वो फ्राइडे को बंद नहीं रहेंगे, वो सिर्फ संडे को बंद होंगे, जैसे बाकी अनुष्ठान भारत में संडे को बंद होते हैं। ये क्यों हम ये सऊदी अरब को नकल करेंगे। अब टेक्निकली अगेन थियोरेटिकली ये बात बहुत सही है, क्यों अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये भी एक मैसेज था। ये मैसेज उन लोगों के लिए था क्योंकि शुरू से हिमंता बिस्वा शर्मा एक बात कह के आ रहे हैं कि असम का जो प्रधान शत्रु है वो बदरुद्दीन अजमल है। और बदरुद्दीन अजमल किन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मैं अगेन ये परसेप्शन है कि बांग्लादेशी जो अनुप्रवेशकारी है, इमिग्रेंट्स है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कौन है, ज्यादातर मुस्लिम है, ये माना जाता है। हालांकि उनमें से बहुत हिंदू भी है, लेकिन जो असम में एक जनरल परसेप्शन है, बांग्लादेशी मुस्लिम को एक इमिग्रेंट्स की तरह देखा जाता है। अब जब ये कहा जाता है तो लगता है कि बदरुद्दीन को टारगेट किया जा रहा है। अब वो बात, विडंबना ये है कि बदरुद्दीन अजमल 3rd जनरेशन एसमीज है, वो इंडियन सिटीजन है हर तरीके से। वो 3 जनरेशन से असम में रह रहे हैं, तो उनके अगर वो कल असम के सीएम बन जाए तो कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे किसी को भी कोई आपत्ति करने की वजह नहीं होना चाहिए। और ये बात मैंने हिमंता बिस्वा शर्मा को कई दफा कहा भी है, पूछा भी है। लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है और असम में ये परसेप्शन रहेगा, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स के जो इशू है, असमीज लोग इसको हिंदू मुस्लिम की तरह नहीं देखते हैं, वो एक इस तरह से देखते हैं कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, एक बाहर की कंट्री से। ये साथ में मैं बहुत लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि एक क्षेत्रवाद है। एक क्षेत्रवाद नहीं है, ये है कि आप विदेशी है, आप किसी दूसरे मुल्क के हैं, आप बिहार से आए हो, आप महाराष्ट्र से आए हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी धर्म के हो। लेकिन आप हिंदू धर्म के भी हो, आप किसी भी धर्म के हो, बांग्लादेश से बिना अनुमति के आए हो तो गलत है, वो हमारे इसमें वो है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम है, तो ये बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम के एक बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और अब इसमें हिमंता जी का रोल क्या है। हिमंता बिस्वा शर्मा के पॉलिटिकल करियर आप देखेंगे तो एक काम के लिए वो माने जाते हैं, जो कहता है करता है, और इसी बात पे उनके पॉपुलैरिटी है। वो किसी भी पार्टी में जाए, वो अपने आप में एक ब्रांड है। वो अगर कह दिया कि मैं ऐसा करूंगा तो करेगा, तो लोगों को उनके काफी सिद्धांत अच्छे लगे बुरे लगे, लेकिन लोगों को ये भरोसा है कि आदमी करके दिखाएगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने वो करके दिखाया जो शायद ही बहुत ही हिंदू नेता जो हिंदुत्व के ऊपर नेतागिरी करते हैं, वो लोग कहते रहते हैं, लेकिन जब फैसला लेने के वक्त आते हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये करके पूरे भारत के हिंदुत्ववादी नेता, साथ में आरएसएस, सबको एक मैसेज भेजा है। ये गौर करने वाली बात है कि मैं वो करके दिखा सकता हूँ जो आप लोग शायद चाहते हो या कहते हो या प्रिंसिपल में है। तीसरी बात टाइमिंग की आ गई। टाइमिंग सही बात है, बजट सेशन में ये फैसला हुआ था। अब इलेक्शन है 6 महीने बाद, अप्रैल में, तो यकीनन अगर इस समय ऐसा एक सिद्धांत लिया जाए, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि संस्कृत तोल को भी इन्होंने बंद करने की फैसला लिया। 100 संस्कृत तोल है, उनमें टीचर भी है। और ये फैसला जो वैष्णवाइट सेंट्स है असम में, उन लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, उन्होंने आपत्ति भी जताया। तो इनमें एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है।
लेकिन जो बीजेपी के लार्जर हिंदू मुस्लिम बाइनरी है उसमें ये फैसला बहुत सटीक बैठता है और कॉन्स्टिट्यूशनली इस फैसले पे आपत्ति करने लायक कोई बात नहीं। और ज्यादातर असम के लोगों को आप नहीं कौशिक, तो ये बात नहीं कौशिक सहमति ही होगा। जी जी राजदीप जी। नहीं सौरभ भाई, कौशिक, ये सब हेमंत बिस्वा शर्मा करके कर रहे हैं, जो बाकी लोग कह रहे हैं ये सब ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी ज्यादातर जिंदगी कांग्रेस में बिताई, तब कहाँ थे ये सब हेमंत बिस्वा शर्मा? तब उन्होंने ये बात नहीं की। ये तो बहुत अच्छे हिंदू। देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, हम कहते हैं ना न्यूली कन्वर्ट, जिसे कहते हैं न्यूली कन्वर्ट का जो एग्रेशन होता है वो ज्यादा होता है कि मैं प्रूव करना चाहता हूं एक तरह से कि मैं वो कर सकता हूं, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये 5 सालों में या 5 या 6 साल अब हो गए, उन्होंने ये दिखाया कि मैं वाकई एक बीजेपी नेता हूं। उन्होंने अपने, अगर कोई कांग्रेसियों को भी ये बताया और बीजेपी वालों को, मैं ये पूछना चाहता हूं इसमें विचारधारा कहाँ है? इतने सालों तक जब आप कांग्रेस में थे तब आप ये निर्णय क्यों नहीं लेते थे? जब राजदीप जी आपने ये बताइए राजदीप जी, 1 मिनट, ये फैसला कांग्रेस में रह के लेना मुमकिन ही नहीं है। अगर मैं हिमंत के तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, वो मैं तो बोल ही रहा हूँ, वो एक मैसेज दे रहा है कि मैं वो करके दिखा सकता हूँ जो बहुत सारे हिंदुत्व नेता शायद सोचते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस में रह के क्यों नहीं किया, ये सवाल ही गलत इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में आज भी ये सिद्धांत लेने की कोई कोशिश करेगा तो होने नहीं देगा। अगर कांग्रेस ऐसे संवैधानिक बातों पे गौर करता तो शायद आज हम इस हालत में ही नहीं होते। यही तो प्रॉब्लम है कि सेक्युलरिज्म को हमने एपीजमेंट की पॉलिटिक्स बना दिया। नहीं ये मैं बस इतना ही कह रहा था कि तो कहीं ना कहीं जिस तरह के कपड़े वो पहनेंगे उस तरह के बर्ताव करेंगे। नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा इज एन इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्टरी। और आप जब राज्यों में देखें सौरभ भाई और कौशिक, कि देखिए बीजेपी पहली बार एक तरह से असम में सरकार में आई है इस तरह से एज अ डोमिनेंट पार्टी, और देखिए 5 सालों में किस तरह से उन्होंने एक तरह से असम की राजनीति बदली है। आज पहले हम बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में बीजेपी, हमने कहा कभी भी डोमिनेंट पार्टी नहीं बनी, अब बनने जा रही है। आप देखेंगे अब बिहार की तस्वीर भी कैसे बदलेगी एक बार अगर बिहार में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री बना अगले 5 सालों में, और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा कोई और व्यक्ति वहां उभर कर आए। तो मुझे लगता है बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है जिसमें मदरसा को एक तरह से बंद करके, स्टेट स्पॉन्सर्ड मदरसा को बंद करके आप एक तरह से एजुकेशन को सेक्युलराइज करने की बात करते हैं, लेकिन वाकई आप एक मैसेज दे रहे हैं। इट इज अ मैसेज टू द मुस्लिम कम्युनिटी। राजदीप जी, आपने कहा कि मैं बिल्कुल ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मदरसे क्यों होने चाहिए, आई डोंट नो। राजदीप जी 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ये बहस एक ऐसे प्ले हो रही कि सिर्फ मदरसे बंद हुए। कौशिक और मैंने भी सुर्खी पढ़ते हुए कहा मदरसे और संस्कृत विद्यालय जहां पर धार्मिक शिक्षा स्टेट फंड में दी जाती थी, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए कि वहां पे आप कोई प्रीचर तैयार करो। पहली चीज, अगर कोई वो स्कूल बहुत कम है, मदरसे बहुत ज्यादा है। अगर संस्कृत स्कूल ज्यादा होते, मदरसे कम होते, तो ये फैसला सही हो जाता है आपकी नजर में? नहीं, मैं कहता हूँ हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। हकीकत जो है कि मोर मुस्लिम्स आर अफेक्टेड बाय डिसीजन देन हिंदू। सर मुस्लिम्स को, लेट मी गिव यू माय ओपिनियन, मुस्लिम्स का उद्धार मदरसों में धार्मिक शिक्षा पढ़कर नहीं होगा, अंग्रेजी, सोशल साइंस, कंप्यूटर ये सब पढ़ के होगा। I agree. बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। मैंने पहले तो वहां वो या मदरसे हो, बिल्कुल, तो ये तो बड़ी अच्छी पहल है। जिसको कोई प्रीचर ही बनना है वो जाके वो पढ़े, बाकी लोग ऐसी चीजें पढ़े जिससे जिंदगी में तरक्की करे, रोशन ख्याल हो। दूसरी चीज आपने जो कही, बिल्कुल सही कहा। यही सच्चर कमेटी ने भी लिख के गया है जी मुसलमानों की जो हालत इस देश में है, जो इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है, इन्हीं सब वजह से है। उनको आधुनिक शिक्षा की जरूरत है और उनमें स्टेट क्यों ऐसे रिग्रेसिव शिक्षा को। और राजदीप जी, आप ये कौशिक ने राइटली ही पॉइंटेड आउट कि बीजेपी की तो वो बाइनरी है कि बदरुद्दीन अजमल को अपोजिट दिखाओ, एक हिंदू मुस्लिम बाइनरी, और उसमें भी मुस्लिम मतलब बांग्लादेशी मुस्लिम। उनको असम के जो मुस्लिम हैं उनसे समस्या नहीं है प्रकट तौर पर, ये तो कहा ही जाता है कभी। दूसरी चीज जो आपने कहा कि न्यूली कन्वर्ट वो 2013-14 में थे। नाउ ही वांट्स टू अडॉप्ट दिस एग्रेशन ताकि वो अपने आप को एक नेक्स्ट जनरेशन यंग लीडर जो
आरएसएस की भी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, गवर्नेंस का भी एक मॉडल देने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू बिल्ड ब्रांड हेमंत बिस्वा शर्मा इनसाइड आरएसएस एंड बीजेपी फैमिली, ताकि कल को या तो वो असम के ऑलरेडी बिल्ट नहीं अब उसको ट्रिविया- नेक्स्ट नंबर वन आज वो एक आज ट्रिविया वो में बता एक देता हूँ, तरह एक से ट्रि- असम के नंबर 1 नेता बन गए हैं। राजदीप जी, एक ट्रिविया में बता देता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा के जो बड़े भाई है वो पूरे जिंदगी आरएसएस के स्कूल में ही पढ़ चुके हैं, वो आरएसएस के ही मेंबर है और उनके पूरे शिक्षा आरएसएस ने स्पॉन्सर किया था। और हेमंत बिस्वा शर्मा खुद भी जब तक आश्रम ज्वाइन नहीं किया था वो अपने टीनेज में आरएसएस के उसमें शाखा में जाते थे। वो अलग बात है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर कांग्रेस में से शुरू किया। जो वो बोल रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से हेमंत बिस्वा शर्मा को, ये सब वो खुद मानते भी है, उनके पर्सनल आइडियोलॉजी में ये सब आते हैं। बट आपके बात भी सही है कि वो एक मैसेज भी दे रहा है, पूरे भारत के हिंदुत्ववादी नेताओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं वो करके दिखा सकता हूँ। और ये सर बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होता है, नेशनलिज्म, हिंदुइज्म एंड गवर्नेंस, जिसको मैं अब इजराइल मॉडल जो होता है ना, कि थोड़ा मिलिटेंट नेशनलिज्म, और उसको आप एक नेशनैलिटी की आइडेंटिटी के साथ जोड़ें और फिर प्रेजेंट करें। तो दूसरी चीज इसमें एक राजदीप जी ये है कि सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रहे हैं। मुझे लगता है जो कौशिक राइटली मेंशन्ड सच्चर कमेटी, कि अब इसका अगला स्टेप ये होगा कि साल भर बाद 2 साल बाद उन्हीं सरकारी स्कूलों के नतीजे दिखाए जाए कि देखिए ये बच्चे थे, पहले ये धार्मिक शिक्षा पढ़ते थे, अब ये साइंस पढ़ते हैं और कितना इम्प्रूवमेंट है। और ये सर अक्रॉस द कंट्री होना चाहिए। आप ये देखिए कि यहाँ इसी के लिए आडवाणी जी तुष्टिकरण शब्द इस्तेमाल करते थे, उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी। इस देश के मुसलमानों को आप उर्दू भाषी नहीं है तो भी उर्दू को लैंग्वेज बना दो, शुक्रवार को आधे दिन की छुट्टी दे दो, मदरसों में आप ग्रांट बढ़ा दो। इस देश के मुसलमानों का इससे भला नहीं होगा। उन्हें आपने देखिए ओवैसी कितना जिक्र करते हैं और सही जिक्र करते हैं कि आप उनको साइंस पढ़ने के लिए वजीफे दो ना, उनके स्कूल का जो रेट है सर मैं स्कूल में एनरोलमेंट का गर्ल्स का वो बढ़े, उसके लिए वजीफे दो। सर मैं कहता हूं कि जितना पैसा आप इन मदरसों पर खर्च करते हो उसके बजाय आप स्कॉलरशिप दो ना। बिल्कुल तो सही बात है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा वही तो कर रहे हैं, मदरसों को एक सरकारी प्राइवेट- इमदाद बंद कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं मैं आप ओवैसी का जिक्र कर रहे हैं। मैं हैदराबाद गया था। अब हमारे मन में एक ओवैसी जी की एक छवि है कि ओवैसी कट्टरवादी नेता है, लेकिन वो शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं। उनके वो न स्कूल शुरू कर दिए हैं, कॉलेज शुरू कर दिए, महिलाओं के लिए इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिए, मेडिकल कॉलेज। मैं कहता हूं अगर आपको करना है तो यू फोकस ऑन, एज यू सेड, अ सेक्युलर एजुकेशन, वाकई एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन उनको दीजिए, और वहां आप स्कॉलरशिप सिस्टम करिए कि अगर कोई गरीब मुस्लिम लड़की हो या लड़का हो आप उसे, और ये सबके लिए होना गरीब हो, हाँ भाई, वो चाहिए। हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, गरीब हो जी। वेदर इट इज अ हिंदू बॉय जो गरीब है या मुसलमान लड़का या लड़की हो, आप सभी के लिए दीजिए। जब आप जैसे ममता ने बंगाल में महिलाओं के लिए स्कीम किया है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मुस्लिम या हिंदू। उनका डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है, ये जब मौलवी को देते हैं स्टाइपेंड या किसी को या पुजारी को आप दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग इन माय व्यू। दैट इज नॉट द जॉब ऑफ गवर्नमेंट। सरकारी पैसा किसी मौलवी या पुजारी को स्टाइपेंड देने और में नहीं जाना बाकी चाहिए। किसी को लग रहा है इन गिविंग यंग मुस्लिम बॉयज एंड यंग हिंदू बॉयज एंड गर्ल्स and of both communities scholarships and stipends. दूसरी चीज अगर ये है असम कि सरकार ये कहे तो आई विल सैल्यूट हेमंत बिस्वा शर्मा। ये जो पैसा है, अगर वही पैसा वो स्कॉलरशिप स्कीम एक शुरू कर दे, इट विल बी वेरी गुड इन माय व्यू। ये जो स्कूल्स है इन सबको वो रेगुलर स्कूल कर रहे हैं, रेगुलर स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिलेबस चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स जी। को रेगुलर उसमें सर कर रहे हैं। रेगुलर स्कूल इज नॉट इनफ, स्कॉलरशिप स्कीम शुड बी देयर। अरे सर स्कॉलरशिप स्कीम तो स्टूडेंट के रिलीजन पे नहीं दिया जाएगा ना कोई। अरे नॉट ऑन रिलीजन, ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड। तो राजदीप जी जब वो मदरसों वाले, ऑलरेडी असम में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है। और दूसरी चीज जब वो मदरसों से रेगुलर स्कूल में तब्दील हो जाएंगे तो वो जो सारी सरकारी स्कीम है स्कॉलरशिप की वो वहां लागू होंगी। देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हर फैसला एक सरकार जो लेती है, कोई भी फैसला, वो एक पॉलिटिकल फैसला होता है। सिलेंडर आप बांटोगे तो गरीब महिलाओं का भला होगा और चुनाव में आपका भी भला होगा। इट्स प्योर पॉलिटिक्स, इससे कोई डिनायल नहीं है।
दूसरी चीज ये है कि एजुकेशन में और दूसरी जगहों पे आपको इस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है। तीसरी चीज, जिनको लग रहा है चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वैष्णव हो, इस्लाम मानने वाले हो कि साहब ये बड़ा गलत हो गया, आप अपने निजी संसाधनों से स्कूल चलाइए, चल ही रहे, पढ़ ही रहे लोग, उसकी तो कोई मनाही नहीं है। चौथी चीज जो जरूरी है वो ये है कि इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं तो एक कम्युनिटी में जो मार्जिनलाइजेशन की फीलिंग है अक्रॉस द कंट्री, जो अलग अलग पॉलिटिकल नैरेटिव्स के साथ चल रही है, द अदरिंग की जो फीलिंग है कि साहब ये फैसला क्या मेरे रिलीजन को सामने रख के किया गया है, तो इसमें जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो भी उसमें जोर देते हैं और सत्ताधारी पार्टी वाले भी देते हैं। इस पर देश को चिंता करनी चाहिए कि देश के किसी भी नागरिक को ये ना लगे कि क्या मेरे धर्म को ध्यान में रखकर ये फैसला सही या गलत है। नहीं, इसीलिए सौरभ, अगर इसी फैसले के साथ आप अनाउंसमेंट करते कि वी आर गोइंग टू गिव यंग मुस्लिम पुअर बॉयज एंड गर्ल्स अ स्कॉलरशिप। आप देखिए राजदीप जी बार बार मुस्लिम कह रहे हैं आप। I don't know because no, there is nothing. Please understand, आप दलितों के लिए रिजर्वेशन करते हैं कि नहीं? Yes or no? तो आप यही कहेंगे ना कि जो सामाजिक, बिल्कुल, तो आप जो ओबीसी में मुस्लिम भी आते हैं, सिर्फ हिंदू थोड़ी ना आते हैं, ओबीसी में मुस्लिम भी आते हैं, अरे तो उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है जो पिछड़े। मेरा एक सवाल है राजदीप जी, मेरा एक सवाल है। आपने रिजर्वेशन की बात कही कि ओबीसी के लिए है, दलितों के लिए है। क्या आपको अगर कोई पूछे कि रिजर्वेशन ये जात पात के आधार पे होना चाहिए या इकोनॉमिक स्टेटस और उसके प्रॉक्सिमिटी टू ए बिगर सिटी, इन सब चीजों के पैरामीटर्स पे होना चाहिए? एक अमीर दलित को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और एक गरीब ब्राह्मण को नहीं मिलना चाहिए? या कौशिक भाई, एक अमीर मुस्लिम को सोशल फैक्टर भी है, फाइनेंशियल फैक्टर भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों रियलिटी है। हाँ, सर, अगर आप मुझे कहे कि देश भर में आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर जा रहे हैं तो बेस्ट, लेकिन फिर देश भर में जाना पड़ेगा। पर अगर आप नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजदीप जी फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज इज नॉट अ बैड आइडिया। राजदीप जी, सरकार में करिए, सरकार धर्म देख के ना आरक्षण दे ना भेदभाव करे, धर्म देखकर नहीं। धर्म देखिए, जो अल्पसंख्यक धर्म है, सुनिए, जो अल्पसंख्यक धर्म है उनको संविधान के तहत बहुत रियायतें हैं सर ऑलरेडी। वो जो अपने धार्मिक संस्थान इंस्टीट्यूट चलाते हैं, दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज चलता है, उनकी अपने रूल नियम कानून है, वो चलाते हैं। तो जो धार्मिक संस्थान है जी, आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ, आप बड़े इंटरेस्टिंग एरिया में आ गए हैं। पिछले कई दिनों से कई हमारे ऑफिस में मेरे जो कोलीग्स है आ रहे हैं, सर एक स्कूल है नोएडा में, मैं नाम नहीं लूंगा, सर हमें वहां एडमिशन चाहिए हमारे बच्चों के लिए। सब जो मेरे कोलीग्स है सब हिंदू है, शायद मैंने आई हैव नॉट आस्क्ड व्हाट कास्ट दे बिलोंग, बट दे आर ऑल हिंदूज, बट दे वांट टू गेट एडमिशन इन अ जेजुइट रन, ये कैथलिक क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पढ़ाई अच्छी होती है, देयर इज गुड एजुकेशन। प्लीज, यही मैं आपको कह रहा हूं ना कि पढ़ाई का बार ऊंचा करवाइए। नहीं, लेकिन देखिए, आप जिस स्कूल की राजदीप, आप जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वहां पे सरकारी फंडिंग नहीं होती है, यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, इस देश में जब भी क्वालिटी की बात आते हैं ना तो लोग many of the quality minority institutes which have been over the years supported by the states have also produced very good education. मुझे लगता है हमें शिक्षा पे जोर देना है, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर। और जो पिछड़ा हो, चाहे वो हिंदू पिछड़ा हो, मुसलमान पिछड़ा हो, जो पिछड़ा हो उसको आप जोर दीजिए। मेरे दोस्त हमारे महाराष्ट्र में अब कितना रिजर्वेशन हुआ है? अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन इट हैज क्रॉस 50%। मराठा को भी आपने रिजर्वेशन दे दिया। वंस यू स्टार्ट गिविंग रिजर्वेशन टू एवरी कम्युनिटी, देन टुमारो मुस्लिम विल आल्सो से हम भी गरीब है या असम में, हमें भी रिजर्वेशन दीजिए, हमें भी। मैं तो कहता रिजर्वेशन नहीं, स्कॉलरशिप। आई एम टॉकिंग ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम्स। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, शिक्षा में वर्क स्कॉलरशिप स्कीम्स। आई एग्री विद यू कि इस देश में शिक्षा पर खूब सारा निवेश होना चाहिए। कल ही मैं चुनाव कवर करते हुए अपने साथियों से कह रहा था कि बहुत सारे मॉडर्न बैकग्राउंड के लोग आते हैं, जेएनयू में पढ़ पाते हैं, या हम लोग कानपुर में दीनदयाल विद्यालय में पढ़े,
क्योंकि शिक्षा महंगी नहीं थी। अगर महंगी होती तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सस्ती और अच्छी शिक्षा, ये पूरे देश की चिंता होनी चाहिए। जब मैंने ये टॉपिक पिक किया था तो मुझे लग रहा था कि ऑन द फेस ऑफ इट ये तो एक अच्छा मूव है, इसकी पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेंगे कि क्या पॉलिटिकल रेजोनेंस होगा। पर हम तीनों में जो हीटेड डिबेट हो रही, तो मुझे समझ में आ रहा है कि टीवी न्यूज रूम में या असम के गलियारों में किस तरह की डिबेट हो रही होगी। कौशिक डेका, आप इस पूरी बातचीत से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।